कि नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची, मत पूछ के इस दौर में क्या क्या न बिका, लोगों ने आंखों की शर्म तक बेची। और योगी जी ने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, और ये बात संसद में कही गई है। क्या आपको लगता है, आपने तो खुद देखा, आपने भी रिपोर्टिंग की होगी, क्या ऑक्सीजन की वजह से पूरे भारत में किसी की मौत नहीं हुई? पीएम भी कहते हैं और सीएम भी कहते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठा है, किताबी है। निश्चित तौर पे ये सारे किताबी दावे किए जा रहे हैं, ये कोई बात नहीं। जो जिसे इल्मो अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं, जिसे सारे जौहरी पूरब का कोहिनूर कहते हैं, उस शहर को गोरखपुर कहते हैं। क्या सोचता है यूपी इस यात्रा के साथ? हम आज हैं गोरखपुर में और जानेंगे कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है तो गोरखपुर की जनता किस मूड में है। क्या वो कमल खिलाएगी या साइकिल दौड़ाएगी, या वो हाथी का महावत बनने को तैयार है, या फिर वो हाथ के साथ जाने को तैयार है। हमारे साथ हैं गोरखपुर की कुछ युवा पीढ़ी, कुछ उससे ऊपर के लोग, तो हम सबसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? उत्सव त्रिपाठी। उत्सव त्रिपाठी। उत्सव मतदाता है? किस विधानसभा से मतदाता है? पत्थरदेवा देवरिया। तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि किसकी सरकार बन रही है। और जहाँ तक हमारा सवाल रहा, मैं किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं रहता हूँ, क्योंकि गोपाल दास नीरज ने कहा है कि नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची, मत पूछ के इस दौर में क्या क्या न बिका, लोगों ने आंखों की शर्म तक बेची। और जी, तो आपने बहुत ये जो उम्दा सा शेर पढ़ा है, तो ये तय हो गया कि आप अपना वोट बेचने वाले नहीं हैं। लेकिन उत्सव का वोट इस लोकतंत्र के उत्सव में किसकी ओर जाएगा, ये जानने की हमारी कोशिश जरूर रहेगी। ये जानने की कोशिश तो रहेगी, लेकिन जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। क्योंकि जैसे कोरोना काल है, ठीक, और योगी जी ने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, और ये बात संसद में कही गई है। क्या आपको लगता है, आपने तो खुद देखा, आपने भी रिपोर्टिंग की होगी, क्या ऑक्सीजन की वजह से पूरे भारत में किसी की मौत नहीं हुई? पीएम भी कहते हैं और सीएम भी कहते हैं। और हम लोग तो छात्र हैं, कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी का भी मुद्दा रहेगा, और कई मुद्दे हैं। यानी उत्सव का वोट जो है वो मुद्दों पर जाएगा, और उनके मुद्दे में स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल हैं। और यहाँ तक जो शिक्षा का सवाल रहा, ये तो मान लीजिए गोरखपुर है और सीएम जी का शहर है, यहाँ पे जो छात्रावास की हालत है, वहाँ पे टूटे हुए हैं। यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय अपने अलग धुन में चलते रहते हैं। सीधा सा सवाल है कि आपके इन मुद्दों को कौन लगता है कि उसका निराकरण कौन सी सरकार कर पाएगी? देखिए, हमको तो लगता नहीं है कि सरकार कोई निराकरण कर पाएगी, क्योंकि सब लोग कहते हैं लेकिन कोई करता कुछ नहीं है। नेताओं से ज्यादा मतदाता समझदार है, और आपकी समझदारी आपके बयानों में दिख रही है। आपका क्या शुभ नाम है? सर, मेरा नाम शिवनाथ द्विवेदी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला कुशीनगर जिला का हूँ, मेरा रामकोला विधानसभा पड़ता है। अच्छा, तो आप शिवनाथ जी किसकी सरकार बना रहे हैं 2022 में? अब सरकार, चूँकि देखिए, अब हम लोगों के पास तो कोई विकल्प नहीं है। ऐसी नहीं है कि कोई सरकार को हम लोग अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी नज़र में तो अगर कोई सरकार देखा जाए कुछ अच्छा काम किया है तो वो तो भाजपा ही लग रही है, जो भी काम किए है। भाजपा ने कौन से 3 अच्छे काम किए हैं आपके हिसाब से? भाजपा ने तो देखिए 3 अच्छे काम, सबसे बड़ी उनको तो हमको ये दिखता है कि जो बिजली, हम लोगों को पहले क्या होता था कि गांव में जो बिजली मिलता था सर, वो हफ्तों में 1 हफ्ते दिन में आता था, 1 हफ्ते रात में आता था, कभी 2 घंटे आता था, कभी 3 घंटे आता था। इस समय थोड़ा 24 घंटे लाइट मिल रही है। गांव में तो कम से कम 18 से 20 घंटे लाइट मिल जाती है। पहले क्या होते थे, ट्रांसफार्मर जो गांव के होते थे, बिजली विभाग में ही कहिए, तो जल जाया करते थे, तो 6-6 महीने नहीं लगते थे। गांव में चंदा लगाना पड़ता था। अभी सब ये सुविधा जो है, ये सब थोड़ा सही हुआ है। अधिकारियों पे कोई भी बात जैसे कहने पे कोई सुनता नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो थी, थोड़ा सा शाम होते होते ही जैसे लग रहा था कि हर क्षेत्र में कुछ जाति विशेष के लोग हैं जो जैसे गुंडई पे उतर आते थे। थोड़ा इस समय है कि जो उसमें थोड़ा सा जो है कम हुआ है, ये सब थोड़ा सा सही। आप जैसे बिजली की बात कर रहे थे उत्सव, तो अभी अखिलेश यादव ने ये घोषणा की है कि वो सरकार अगर उनकी बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस पर आपका क्या सोचना है? सर, फ्री तभी तो देंगे जब बिजली आएगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री क्या देंगे? वो तार सुखाने के लिए लगा देंगे तो उस पर क्या फ़ायदा होगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका शुभ नाम? रजनीश कुमार पांडे मेरा नाम है। किस विधानसभा? मैं कैंपियरगंज विधानसभा से रहता हूँ।
आप वहाँ मतदाता है ना? बिल्कुल मैं मतदाता हूँ। तो क्या करते हैं रजनीश आप? मैं छात्र हूँ। छात्र हैं। तो एक छात्र के दृष्टिकोण से, युवा के दृष्टिकोण से 2022 में किसकी सरकार बनेगी? पहले मैं छात्र पे आता हूँ, जी। बाद में युवा पे आऊँगा। दरअसल छात्र जो होता है, ये जो सरकार है, मैं इसी सरकार की नहीं पिछली कई सरकारों की बात कर रहा हूँ। जब तक सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही, ये सरकार तो बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। शिक्षा के स्तर को इतना गिरा दिया गया, शिक्षा के बजट को भी कम कर दिया गया। जो शिक्षा का स्तर है, मैं इस योगी सरकार में मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। और एक छात्र बतौर छात्र के तौर पे, प्रतियोगी छात्र के तौर पे रोज़गार एक बड़ी समस्या हम छात्रों के लिए रोज़गार की समस्या है कि परीक्षाएँ, पहली बात तो परीक्षाएँ होती नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाएँ, उनका डेट आता है, परीक्षा देने जाते हैं छात्र तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। और उसके बाद प्रश्न पत्र लीक होने के बाद फिर अगर किसी तरह की परीक्षा हो भी गई तो परीक्षा जो है सीधे हाई कोर्ट में चली जाती है। फिर छात्र जो है धरना देते हैं तो लाठी खाते हैं। तो सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकार निरंकुश हो गई है इस मामले में, रोजगार के मामले में सरकार निरंकुश है। तो आपने ये जैसे जो मुद्दे गिराए वर्तमान सरकार के, आपने कमियां गिनाई, लेकिन इसके बावजूद मेरा अभी भी आपसे सवाल वही है कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है 2022 में? निश्चित तौर पे मैं, अगर इस सरकार की आपने कहा कमियां मैंने गिनाई, तो इस सरकार की कुछ ऐसे काम भी हैं जो वाकई में काबिले तारीफ हैं। जैसे कि कोरोना के दौर में जो है जो स्वास्थ्य सुविधाएं, निश्चित तौर पर मैं मान रहा हूँ कि लचर हुई थी, लेकिन ये चीज़ पूरे विश्व में था। चूँकि भारत एक विकासशील देश है, तो इस तौर पर देखा जाए कि भारत में जितनी स्थिति खराब होनी चाहिए थी पहले में नहीं हुई, दूसरे में स्थिति बहुत अधिक खराब हुई। लेकिन उसके बाद ये अच्छी बात है कि उससे सीख लेके सुधार किया गया। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बहुत अच्छी स्थिति है इस समय, वेंटिलेटर्स की, अस्पतालों में डॉक्टरों की, सारी चीज़ों की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। और सरकार इस तीसरी वेव के लिए कहा जाए तो पूरी तरह से तैयार है। तो ये सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था एक अच्छी है। दूसरा चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब निश्चित तौर पर कहा जाए तो इस सरकार ने जो सड़क के पे जो काम किया है और बिजली पे जो काम किया है, कल कारखानों पे जो काम किया है, वो निश्चित तौर पे इससे पहले की सरकारों ने नहीं किया था। तो अब आप ने अच्छाई और बुराई दोनों गिना दी है। मैं इसके बावजूद फिर उसी सवाल पे आता हूं कि 2022 में रजनीश किसकी सरकार बना रहे हैं? मैं निश्चित तौर पे मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी सरकार, जो भी पार्टियां हैं, वो रोजगार को और शिक्षा को सिर्फ अपने चुनावी दौरों के दौरान, चुनावी घोषणा पत्र में न लाके उसको ऐसा लगेगा कि उसको क्रियान्वित भी करेंगी। निश्चित तौर पर युवा उन्हीं की तरफ आकर्षित होगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का मिश्रित एक जवाब मतदाताओं के द्वारा आ रहा है, उससे हर सरकारें हैं और राजनीतिक दल जो हैं, उन दोनों को उम्मीद रहेंगी कि उनकी सरकारें बन सकती हैं। लेकिन मतदाता बहुत गुप्त तरीके से मतदान करने का मूड बना चुका है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम आदर्श है जी। जी, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का हिंदी का छात्र हूँ। और मतदाता है आप उत्तर प्रदेश में? जी जी, खलीलाबाद विधानसभा से। खलीलाबाद विधानसभा से। तो आदर्श, आप कौन सी ऐसी सरकार को मानते हैं जो एक आदर्श सरकार की परिभाषा को पूर्ण करेगी 2022 में? देखिए सर, आदर्श सरकार की जो संकल्पना है, देखिए कोई भी सरकार एकदम आदर्श नहीं हो सकती, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। मैं योगी सरकार को केवल बेरोजगारी के मुद्दे पे घेरूंगा। अगर कानून व्यवस्था की बात करें और क्या नाम है, स्वास्थ्य की बात करें, तो इन सब मुद्दों पे योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन शिक्षा के स्तर की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, कि शिक्षा के लिए उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। जो बजट है, निश्चित तौर से शिक्षा के क्षेत्र का जो बजट है धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहिए। और जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, इस बार मैं एकदम स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ, जो टीचर की नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, वो बच्चे 12 घंटे 13 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी और हम फॉर्म भरेंगे और हमारी भी नैया पार हो जाएगी। लेकिन योगी सरकार ने निश्चित रूप से निराश करने का काम किया है और इसका जो है ज़रूर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योगी सरकार की आप बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा ये दावा कर रही है कि उसने कई लाख रोजगार प्रदान किए अपने जो उनका अभी कार्यकाल बीत रहा है, तो उस कार्यकाल में वो रोजगार देने की गारंटी दे रहे थे। तो आपका क्या मानना है कि उनके वादे या तो झूठे हैं या तो दावा किताबी है? आप क्या मानते हैं आदर्श इस पे?
सर देखिए, कुछ ऐसा भी है जो संविदा पे नौकरियां लगी हैं, या फिर कुछ ऐसा भी माना जाता है कि मनरेगा में जो नौकरियां दी जाती हैं उन्हें भी जो है रोज़गार के डाटा में कलेक्ट किया जाता है। ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़गार में उन्हें जोड़ लिया जाता है कि ये भी एक रोज़गार है। तो उस डाटा में तो स्वरोजगार के भी डेटा को सरकार जोड़ती होगी। मैं इस पे ये बात कहना चाहूँगा, इस पे आपने अभी वही कहा, मैं इस पे 2 लाइन की यही बात है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठा है, किताबी है। निश्चित तौर पर ये सारे किताबी दावे किए जा रहे हैं, ये कोई बात सरकारों नहीं। ने जो दावा किया है, जैसे सरकारों ने जो आंकड़े रखे हैं, क्या वो आंकड़े पूरी तरीके से झूठे हैं, या तो जैसा अभी आपने कहा कि वो मनरेगा के मजदूरों को और कुछ योजनाओं में जो लोग कार्यरत हैं उनको, या सरकार की कुछ योजनाओं के हिसाब से जो लोग स्वरोजगार के लिए जुड़े होंगे, स्टार्टअप योजनाओं से जुड़े होंगे, उनको क्या रोजगार से नहीं जोड़ा रहेगा? क्या आदर्श रोजगार को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी मानते हैं? नहीं सर, रोज़गार को सरकारी नौकरी नहीं माना है। रोज़गार तो अगर जीविकोपार्जन हमारा हो जा रहा है, किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पूर्वांचल के रहने वाले हैं तो सरकारी नौकरी को ही रोज़गार माना जाता है। अगर हम यहाँ के वर्तमान समय की स्थिति को देख के इस संकल्पना को ग्रहण करें तो रोज़गार का सीधा अर्थ हम लोगों के बीच यही है कि जिसे सरकारी नौकरी मिल जाए वो जो है एक कुशल, उसे जो है रोज़गार मिल गया है। एक चीज़ ये देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि मतलब क्या सरकारी नौकरी रोजगार है, एक चीज़ बताइए, जो लड़का पढ़ा लिखा है, BA है, MA है, MEd है, B.Ed है, उसको अगर अध्यापक की नौकरी नहीं मिल रही है या एक सम्मान जनित नौकरी नहीं मिल रही, वो रास्ते पे खोमचा लगा ले रहा है या प्रधानमंत्री कहे के अनुसार ठेला लगा रहा है, तो ये उसके लिए रोजगार नहीं है, ये सरकार के लिए, उस व्यक्ति के लिए सम्मान जो है हीनता की बात है। भले कहा जाए कि इसको कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये गलत बात है। अच्छा। व्यक्ति अगर अपना सब कुछ लगा दिया उस अध्ययन के लिए जो है और उसके कुछ नहीं। आप क्या कहना चाह रहे थे? मेरा नाम आदर्श ये कह रहे हैं कि जो नाम आदर्श है? हाँ। अरे वाह, आदर्श बताइए। तो जैसे भैया कह रहे हैं कि किसी को MA करके बैठा है, B.Ed करके बैठा है, वो करके बैठा है, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में? पैसा कमाना ही चाहते हैं ना। ज़रूरी नहीं है वो सरकारी नौकरी से पैसा कमाने आए, प्राइवेट से कमाने आए। पैसा कमाना भी जीवन का एक उद्देश्य होता है। आदमी किस लिए पढ़ता है? नहीं, सिर्फ क्या पैसा कमाने के लिए ही पढ़ता है? पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी। देखिए पढ़ाई लिखाई वो जैसे बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी यहाँ मिल जाए तो हम बहुत खुश हैं, वो हैं, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह रही कि जो चीज़ यहाँ पे ऐसे सरकारी नौकरी के लिए है, ज़रूरी तो है नहीं है। हर आदमी चाहता है मेरी जीविका चलती रहे, चाहे वो सरकारी नौकरी से हो, चाहे वो ठेला लगा के कमाए। अच्छा, वो ठेला लगा के जो कमा रहे हैं रास्ते में, क्या मतलब उनका जीवन नहीं है? वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, उनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं सरकारी वालों से। जैसे कि आप सुनिए भैया, सुनिए, आप बोले टीचर बनने के लिए, आप बोले आप टीचर बनने के लिए बोले हैं कि MA करके बैठा है, B.Ed करके बैठा है, सब कुछ करके बैठा है, तो 4-4 साल वेट क्यों कर रहा है? उसको वेट नहीं करना चाहिए ना। एक से हाँ शिक्षक बनना चाहता है तो वो तो इंतजार करेगा ना। तो उससे पहले कुछ काम करता रहे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, और भी बहुत सारे काम है वो करता रहे, कम से कम उसकी जीविका चलती रहनी चाहिए ना। ऐसे सरकार में थोपने तो होगा नहीं। आदर्श ये कह रहे हैं कि उसे सिर्फ सरकारों को नहीं थोपना चाहिए, उसे अपने अच्छा आप बताइए, ठीक है, उत्तर करोड़ की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है, ठीक है, उसमें से मान लेते हैं 6-7 करोड़, मतलब मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, 6-7 करोड़ युवा होंगे, ठीक, उससे ऊपर 10 करोड़ मान लीजिए युवा होंगे, ठीक, और कम से कम 7-8 करोड़ लोग ऐसे होंगे 18 से 25 साल के बीच वाले में जो मतलब पढ़ाई लिखाई कर चुके, उनको नौकरी चाहिए। तो 7-8 करोड़ लोग को तो नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी। सही कह रहा हूँ ना? और 7-8 करोड़ सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये आपका मानना है? ये मानना है, उसके अंदर एक स्किल होनी चाहिए। ऐसे तो भैया बोले MA करके भैया कई लाख लोग बैठे हुए हैं, सबको सरकार नौकरी नहीं दे सकती, सबके स्किल के हिसाब से नौकरी मिलेगी। और जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी पीछे ही भागे, आप टीचर ही बने, बहुत कुछ बन सकते हैं। और वो फुल्की लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, MBA करने वाले आके चाय बेच के करोड़ रुपया कमा ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मेरा आपसे फिर एक सवाल है जो इन लोगों से भी था कि आदर्श आपका भी नाम है, तो आदर्श किस सरकार को ये मानेंगे कि 2022 में कौन सी सरकार बन जाए जो उत्तर प्रदेश के लिए एक आदर्श सरकार साबित हो जाए? देखिए, अगर मैं कह दूं कि भाजपा सरकार बन जाए तो भी अच्छी बात नहीं है, मैं कह दूं अखिलेश सरकार बन जाए वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक ऐसी कोई शक्ति आपको प्रदान कर दी जाए कि जिसे आप कोई एक सरकार बना सकते हैं, आपके पास जो कि एक दिव्य शक्ति पहले से है मतदान की, अब मतदाता है ना, तो आप अपना मतदान किसके पक्ष में कर रहे हैं? मैं देखिए, मेरे उधर तो अभी जैसे मैं यहाँ का नहीं हूँ, गोरखपुर, मैं मेदावल विधानसभा 312 क्षेत्र के लिए। मेदावल भी तो उत्तर प्रदेश में आता है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार पूछ रहा हूं, आगे उसी पे आ रहा हूँ। तो अभी जैसे कि वहाँ कंफर्म नहीं हुआ भाजपा को देना, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा अनुमान है कि वहाँ पे मेरे और विधायक ने कुछ खास काम किया नहीं है भाजपा सरकार ने।
लेकिन इस बार जो नए चेहरे उठेंगे वो कुछ साल पहले भी रह चुके हैं, वो भी रह चुके हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारे जाके वोट भाजपा को जाएंगे। टक्कर दो ही लोग में है, या तो भाजपा की सरकार आएगी या तो यादव जी की सरकार आएगी। अब पिछले साल यादव करके गए इतने सारे, वो तो हमको पता है। अब मैं डायरेक्ट तो बोलूँगा नहीं इन पे, ये तो हो सकता है पुलिस आके मेरे घर पे पकड़ ले, अरे यादव जी को बोल रहे, यादव जी को बोल रहे, यादव जी को बोल रहे हो, या भाजपा का ही शहर, अगर मैं भाजपा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा नहीं आराम से अपनी बातों को सही शब्दों में रख सकते हैं। नहीं, मेरी साफ साफ सीधी ये है कि घोटाले इस सरकार में भी हुए हैं, घोटाले उन सरकार में हुए हैं। इस सरकार में हुए 2 घोटाले बता दीजिए। हाँ, इस सरकार में हुए 2 घोटाले और पूर्ववर्ती सरकार के भी 2 घोटाले आप बता। पूर्ववर्ती की बता देता हूँ, ठीक। इस सरकार के भी बता दीजिए। इस साल के तो बहुत साल घोटाले हुए, हरदम पैसे पैसे उनके पास आते रहते थे। इतने लोग को हमने, जैसे कि भैया आपने बोला ना बेरोजगार वाली, भैया ने बोला ना, सही कह रहे हैं ये। इतने सारे हमने इतने लाख रोजगार हमारे गांव में, तो एक यानी आदर्श ये कह रहे हैं कि सरकार जो रोजगार के नाम पे आंकड़े दिखा रही है वो एक पूरी तरीके से घोटाला है। सरासर झूठ है। झूठ है या घोटाला है? घोटाला है। आदर्श उसको घोटाला मानते हैं। घोटाला मानता हूँ, बिल्कुल घोटाला ही मानता हूँ। ये भाजपा अच्छी हो या उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करे वो। हमारी जरूरतों को पूरा ही करना चाहिए ना सरकार को। हमको एक मिला जुला स्वरूप बताइए आप सभी लोग कि आपके हिसाब से क्या लगता है। आप लोग भी अभी समाज में, आप दूसरे विधानसभा के रहने वाले, दूसरे क्षेत्र से रहने वाले, आप गोरखपुर में पढ़ रहे हैं, पिछले कुछ सालों से आप गोरखपुर में होंगे, तो गोरखपुर में आपको क्या बदलाव दिख रहा है? कुछ बदलाव दिख रहा है गोरखपुर में? पहली बात मैं बताऊं, कोई भी हो, जैसे कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, वो अपनी एरिया को तो विकसित करेगा ही दिखाने के लिए, चाहे यादव जी हो। नैसर्गिक विकास मानते हैं। हाँ, मतलब वो तो चाहेगा ही ना मेरे इलाके में जब वो आए। आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो मिली जुली है, सबका मत जो है मिला जुला आ रहा है, लेकिन लड़ाई टक्कर में है दोनों लोगों में। अच्छा। हाँ, लेकिन हम अपना मत दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग इसको बनाना चाहते हैं, बने वही, क्योंकि सरकार हम लोग उसी की बनाना चाहेंगे। जैसे भैया ने कहा रोजगार वाली बात, तो रोजगार जो कि है वो सबको तो दिया नहीं जा सकता है, लेकिन सरकारों को जो सबसे बड़ा स्किल आज अगर भारत का युवा बेरोजगार है, जो विदेशी जो हम लोगों का जो एक निकलता है, पूरा लोग जांच करते हैं कि क्या भारत का युवा क्यों बेरोजगार है। तो देखते हैं कि 10 मार्च को आने वाले नतीजों में किसकी सरकार बनती है। लेकिन अभी जब हम युवाओं से बात कर रहे थे तो गोरखपुर का जो परिणाम है, अभी तक एक मिला जुला स्वरूप देखने को मिला है। कुछ अच्छाइयाँ भाजपा की भी गिनाई गई हैं और कुछ अच्छाइयाँ समाजवादी पार्टी की, लेकिन किसी ने भी बसपा और कांग्रेस पे बात करने की जुर्रत तक नहीं की है। यह बसपा और कांग्रेस के लिए गोरखपुर से अच्छी खबर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रणव द्विवेदी।